वेलकम दोस्तों, आज हम अर्थशास्त्र का पाठ 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग। इस पाठ को हम पहले बहुत सारा कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यह इस पाठ का तीसरा या चौथा वीडियो है। ठीक है, इसमें हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जनसंख्या की गुणवत्ता क्या होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने इसका अगला टॉपिक शिक्षा देखा था, जनसंख्या की गुणवत्ता में शिक्षा देखा था। अब हम इसी के आगे पढ़ेंगे स्वास्थ्य। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं पुराना कि शिक्षा में हमने क्या देखा था। हमने देखा था कि जनसंख्या की गुणवत्ता किस पे निर्भर करती है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी अन्य चीज़ों पर निर्भर करती है। ठीक है, जितनी जनसंख्या की जो गुणवत्ता होती है वह देश की समृद्धि में मदद करती है। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि व्यक्ति जितना ज़्यादा शिक्षित होता है वह उतना ज़्यादा समाज में अपना योगदान दे पाता है। ठीक है, तो अब हम इसी के आगे अगला टॉपिक देखते हैं स्वास्थ्य, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 23 पे है। ठीक है, तो देखते हैं पेज नंबर 23 पे आते हैं हम, और हम स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे इस पाठ में। ठीक है, तो देखते हैं स्वास्थ्य क्या होता है। स्वास्थ्य का मतलब तो आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति कितना फिट है, ठीक है, कितना तंदुरुस्त है, उसे स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, वो बीमार है या बीमार नहीं है, ये सब स्वास्थ्य होता है। ठीक है, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाए? ठीक है, तो इसमें लेखक कह रहा है कि जो फर्म होती है, फर्म यानी कि कोई भी कंपनी ले लीजिए, ठीक है, जो उत्पादन करती है और उसके बदले में लाभ कमाती है। ठीक है, तो क्या ऐसी कोई कंपनी मतलब ऐसे व्यक्ति को रोजगार देगी, ठीक है, जो कि अस्वस्थ हो, जिसका मतलब जो कि बीमार हो, बीमारी के कारण ठीक से काम नहीं कर पा रहा, ठीक है, और जो दूसरे जो श्रमिक हैं, स्वस्थ श्रमिक हैं, उनसे कम काम करता है, तो ऐसे में तो कंपनी का नुकसान होगा। ठीक है, वो कंपनी में अपना योगदान ज़्यादा अच्छे से नहीं दे पाएगा। तो ऐसे में कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होगी जो ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देना चाहेगी। इसलिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ठीक है, कोई भी अगर व्यक्ति होता है, उसका जो स्वास्थ्य होता है, ठीक है, उसे बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ठीक है, और उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने में मदद करता है। क्षमता को प्राप्त करने यानी कि जैसे ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, यदि वो स्वस्थ है तो बहुत ज़्यादा काम कर सकता है, बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अस्वस्थ लोग किसी संगठन के लिए बोझ बन जाते हैं। ठीक है, तो जो अस्वस्थ लोग होते हैं वो संगठन के लिए बोझ बन जाते हैं, क्योंकि वो ठीक तरीके से काम में मन नहीं लगा पाते, ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए वो बोझ बन जाते हैं। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। अपरिहार्य आधार यानी कि सबसे जो जरूरी आधार होता है स्वयं का कल्याण करने का, वो स्वास्थ्य होता है। यदि व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो वो बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर पाएगा। ठीक है, यदि उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा तो वो उतने अच्छे से अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाएगा। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। तो कोई भी देश जो रहता है वो उसकी ये प्राथमिकता होती है, यानी कि वो सबसे ज़रूरी काम ये समझता है कि उसकी जनसंख्या का स्वास्थ्य ठीक रहे। ठीक है, हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। तो इसमें लेखक कह रहा है कि हमारी भी जो राष्ट्रीय नीति है, हर राष्ट्र की एक नीति होती है। ठीक है, उनकी अपनी नीतियाँ होती है जिसके हिसाब से वो काम करते हैं। तो उसका लक्ष्य भी क्या है? जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर, अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों यानी कि ऐसे वर्ग, ठीक है, जिनके पास सुविधा की तक पहुंचने के साधन नहीं होते, जिन्हें सुविधा प्राप्त नहीं होती, जैसे कि कुछ गरीब लोग होते हैं, ठीक है, जो अपना जीवन यापन करने के लिए पैसे नहीं कमा पाते। ठीक है, तो उनके स्वास्थ्य को पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य जो है।
उन्हें परिवार कल्याण की सेवाएं प्रदान करना, पौष्टिक सेवाएं प्रदान करना, ताकि वो अपने स्वास्थ्य को और अच्छा बना सके, ठीक है, और बेहतर बना सके, ठीक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तथा तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है, ठीक है। पिछले 5 दशकों से यानी कि पिछले 50 वर्षों से भारत ने सरकारी और जो निजी क्षेत्र के होते हैं, ठीक है, सरकारी और निजी क्षेत्रक होते हैं, यानी कि प्राइवेट और पब्लिक क्षेत्रक जो होते हैं, क्षेत्रक क्या होते हैं, देखो 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक होता है, एक द्वितीयक क्षेत्रक होता है तथा तृतीयक क्षेत्रक होता है। इन तीनों के बारे में आप अगले साल 10वीं कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे, बस मैं आपको छोटा छोटा इसके बारे में बता देती हूँ। प्राथमिक क्षेत्रक में जैसे कि जो छोटे काम आते हैं, जैसे कि खेती जो होती है जिसमें हम कच्चा माल उगाते हैं उसे प्राथमिक क्षेत्रक बोलते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक में जब हम जैसे कि किसी किसान ने आटा बनाया, ठीक है, गेहूं उगाया, ठीक है, अब वो गेहूं को बेचेगा, फिर वो गेहूं फैक्ट्री में जाएगा, उसका आटा बनेगा, तो ये काय में आता है, द्वितीयक क्षेत्रक में आता है। जो बनाने वाली जो लोग बनाने का काम करते हैं, निर्माण कार्य जो होता है वो द्वितीयक क्षेत्रक में आता है। एवं तृतीयक क्षेत्रक में क्या आती है, सेवाएं आती है तृतीयक क्षेत्रक में, ठीक है। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया है, पिछले 50 दशकों मतलब 50 सालों में भारत में विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है, ठीक है। मतलब कि हॉस्पिटल वगैरह बनवाए हैं, ठीक है, और हॉस्पिटल में काम करने वाले लोगों को रोजगार प्रदान किया है। और इन्हीं सारी चीज़ों के कारण जो सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं पे ध्यान दिया है, स्वास्थ्य के लिए नई नई योजनाएं बनाई हैं, उसके कारण ये जो प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रक जो हैं, इनमें हमने हमारे जो लोगों को इन क्षेत्रकों तक पहुंचाया है। क्यों पहुंचाया है, क्योंकि हमने जो अस्पताल बनवाए, ठीक है, लोगों तक जो स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई, उससे लोग स्वस्थ बने, ठीक है, और इन क्षेत्रकों में काम कर पाएं, ठीक है। तो इसमें यही लिखा है कि हमने जनशक्ति का निर्माण किया है इन क्षेत्रकों में, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इस बॉक्स में जो लिखा है हम इसे पढ़ेंगे अब, ठीक है। इन उपायों को अपनाने से जीवन प्रत्याशा बढ़कर वर्ष 2011 में 66 वर्ष अधिक हो गई। शिशु मृत्यु दर 1951 के 147 से घटकर 2012 में 42 पर आ गई है। इसी अवधि में अशोधित जन्म दर गिरकर 22.1 और मृत्यु दर 7 पर आ गई है। तो पहले हम देख लेते हैं जीवन प्रत्याशा क्या होती है, शिशु मृत्यु दर क्या होती है, जन्म दर क्या होती है एवं मृत्यु दर क्या होती है, ठीक है। इसके लिए हम चलते हैं आपके इस पेज के निचले हिस्से में चलते हैं जहाँ पे इन सब की परिभाषा दी गई है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं शिशु मृत्यु दर क्या होती है, ठीक है। तो शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से है, ठीक है। यानी कि शिशु मृत्यु दर क्या होती है, यानी कि जो मतलब नवजात शिशु जो रहते हैं, यानी कि नए जन्मे जो शिशु रहते हैं, ठीक है, जब वो एक साल तक के जो बच्चे रहते हैं, ठीक है, 0 से 1 साल तक के बच्चे रहते हैं, उनमें से कितने व्यक्ति मर जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में उनकी कितनी मृत्यु होती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। अब हम देखते हैं जन्म दर क्या होता है, ठीक है। जन्म दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से है, ठीक है। यानी कि जन्म दर से अभिप्राय क्या है, जैसे कि कोई एक विशेष अवधि है, यानी कि मान लीजिए हम 6 महीने ले लेते हैं या 1 साल ले लेते हैं, ठीक है, 1 साल 1 ईयर, ठीक है। इन 1 सालों में, ठीक है, 1000 व्यक्तियों पर कितने बच्चों का जन्म हुआ है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, 1000 व्यक्तियों में से कितने बच्चे का जन्म हुआ है, ठीक है, वो हम देखेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, जन्म दर बोलेंगे,
किसी विशेष अवधि के अंतर्गत। मृत्यु दर क्या होता है? मृत्यु दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या से है। यानी कि 1000 व्यक्तियों में से कितने लोग मर जाते हैं एक विशेष अवधि में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने 1 साल का समय ले लिया। ठीक है, 1 साल के समय में मतलब 1000 व्यक्ति हैं। ठीक है, उनमें से कितने व्यक्ति मर जाते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? मृत्यु दर बोलेंगे। और शिशु दर क्या होगा? 1000 व्यक्तियों में से मतलब 1000 व्यक्तियों में से कितने शिशुओं ने जन्म लिया है। ठीक है, इससे हम बोलेंगे जन्म दर। ठीक है, और शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या होगा? 1 साल से कम उम्र के बच्चे मतलब कितने बच्चे मर जाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? शिशु मृत्यु दर बोलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम वापस से उसी टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमने छोड़ा था, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, इन उपायों को अपनाने से, इन उपायों को यानी कि जो हमने लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाई। ठीक है, लोग मतलब जो हमने संरचना की, स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक पहुँचाई, अस्पताल वगैरह बनवाएं। ठीक है, इन उपायों को अपनाने से जीवन प्रत्याशा बढ़कर वर्ष 2011 में 66 वर्ष अधिक हो गई। ठीक है, जीवन प्रत्याशा यानी कि कोई भी व्यक्ति कितना जीवन जीता है लगभग। ठीक है, तो वो बढ़कर कितनी हो गई? 2011 में 66 वर्ष हो गई। ठीक है, अधिक हो गई। पहले मतलब इससे कम होती थी। मतलब जो लोग होते थे जीवन प्रत्याशा ये सब मतलब कितने वर्ष हो गई, यानी कि ये सब हम मतलब एवरेज निकाल लेते हैं सबका। ठीक है, उसके हिसाब से हम बताते हैं एवरेज यानी कि औसतन कितनी हो गई? 66 वर्ष हो गई। ठीक है, जो कि पहले कम रही होगी, तो 2011 में बढ़कर 66 वर्ष हो गई। यानी कि अब अगर हम देखें कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि भारत के व्यक्तियों की जीवन प्रत्याशा कितनी होती है, तो आप क्या बोलेंगे? 66 वर्ष होती है लगभग। ठीक है, शिशु मृत्यु दर 1951 के 147 से घटकर 2012 में 42 तक पर आ गई। देखो कितना हमने कम करा है। शिशु मृत्यु दर यानी कि मतलब कितने बच्चे मर जाते हैं 1 साल से कम उम्र की। ठीक है, कम उम्र में। तो 1951 में कितने बच्चे मर जाते थे? 147 मर जाते थे। तो 2012 में अब सिर्फ कितने बच्चों की मौत होती है या मृत्यु होती है? सिर्फ 42 बच्चों की मृत्यु होती है। ठीक है, तो ये अच्छी बात हुई। इसी अवधि में अशोधित जन्म दर गिरकर 22.1। तो और जो अशोधित जन्म दर यानी कि जन्म दर भी कम हो गया, 22.1 हो गया। और मृत्यु दर भी कम हो गया। ठीक है, 7 हो गया। तो मतलब ये देखो स्वास्थ्य सेवाएं मिली, तो ये सारे बच्चे मतलब इनकी माँओं को जब स्वास्थ्य सेवाएं मिली होगी, उन्होंने इन सब का अवसर उठाया, तो ये सारी चीज़ें जो मतलब जो बुरी चीज़ें होती थी, लोग मर जाते थे, नवजात शिशु मतलब जन्म लेते ही मर जाते थे, तो उन सारी चीज़ों में कमी आई है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है स्वास्थ्य सेवाओं से। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं क्या लिखा है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधार के आत्मविश्वास को भावी प्रगति के साथ आंकने के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होना और शिशु देखभाल में सुधार होना क्यों जरूरी है? ठीक है, ताकि जो हमारी आगे वाली पीढ़ी है, ठीक है, और जो हमारा देश है, ठीक है, उसके आत्मविश्वास को आंकने के लिए उपयोगी होती है ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें अच्छे से हम लोगों को प्रदान करेंगे, ठीक है, तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा होगा और ये हमारे विकास में भी सहायक होगा। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने की उत्तम गुणवत्ता का सूचक है। ठीक है, आयु में वृद्धि, ठीक है, यानी कि आयु में वृद्धि यानी कि जो लोगों की जो उम्र है वो बढ़ रही है, यानी कि लोग ज़्यादा मतलब जल्दी नहीं मर रहे हैं, मतलब लगभग लोग 66 वर्ष जीते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये आत्मविश्वास के साथ जीवन की उत्तम गुणवत्ता का सूचक है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो लोगों की जो यहाँ के जीवन की जो गुणवत्ता है वो बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि लोगों के जो जीवन जीने के तरीके में सुधार आ रहा है। शिशुओं की संक्रमण से रक्षा तथा माताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने से शिशु मृत्यु दर घटती है। ठीक है, यानी कि जो शिशु होते हैं, जो नए नवजात शिशु होते हैं, नए जन्मे शिशु होते हैं, ठीक है, उनकी संक्रमण से रक्षा करना, और जो माताएं होती हैं यानी कि जो बच्चों को जन्म देने वाली माताएं होती हैं, और साथ साथ जो बच्चे होते हैं, यदि हम उनकी देखभाल करते हैं और उन्हें पोषण देते हैं तो शिशु मृत्यु दर घटती है इससे। ठीक है,
तो यदि आपको कभी प्रश्न आएगा कि शिशु मृत्यु दर कैसे घटती है, तो आप बताएंगे क्या? शिशु की संक्रमण से रक्षा करना और माताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने से शिशु मृत्यु दर घटती है। ठीक है, तो देखते हैं इस टॉपिक में और कुछ बचा है क्या नहीं बचा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि जब हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था तो जो स्वास्थ्य सुविधाएं थे वो कैसी थी और अब कैसी है, अब बढ़कर कैसी हो गई है। ठीक है, अभी कितना सुधार हुआ है। ठीक है, देखते हैं हम इस टेबल को। तो इस टेबल में दिया है, पहला दिया है हॉस्पिटल या फिर उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे यानी कि जहाँ पे थोड़ी बहुत स्वास्थ्य सेवाएं जरूरी सेवाएं हैं स्वास्थ्य की वो रहती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, तो 1951 में कितनी थी हमारे पास, कितने स्वास्थ्य केंद्र थे? 725 थे। ठीक है, फिर देखो धीरे धीरे बढ़कर 2013 में कितने हो गए? 1,81,000 स्वास्थ्य केंद्र हो गए हमारे भारत में। ठीक है, औषधालय तथा अस्पताल कितने थे? 9,209 थे और अब बढ़ के कितने हो गए? 19,817 हो गए। ठीक है, तो धीरे धीरे ये भी बढ़े हैं। बिस्तर कितने थे मरीजों के लिए? 1,17,158 थे। ठीक है, और अब ये बढ़ के कितने हो गए? 6,28,000 हो गए हैं। डॉक्टर कितने थे? 61,000 थे और अब बढ़ के 9 लाख करीब हो गए हैं। नर्सिंग कर्मी कितने थे? 18,000 कुछ थे, जो कि अब बढ़कर धीरे धीरे बढ़कर 1,09,224 हो गए हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि आज़ादी के बाद से यानी कि 1951 के बाद से हमने हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाया है। ठीक है, इनको लोगों तक और ज़्यादा पहुंचाया है, इनकी हमने संख्या बढ़ाई है ताकि लोगों को और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान हो सके। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या दिया है, इसका थोड़ा सा टॉपिक ही बचा है यहाँ पे, अब इतना ही रह गया। भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जिनमें ये मौलिक सुविधाएं भी नहीं है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हमारा देश जो भारत है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ये मौलिक यानी कि जो बहुत बेसिक आधारिक सुविधाएं होती है स्वास्थ्य की वो भी नहीं है। यदि आप गांव में जाओगे तो आपने देखा होगा कि गांव में ज़्यादातर जो बहुत ज़्यादा अंदर में जो गाँव रहते हैं, शहर से बहुत दूर रहते हैं, तो वहाँ पर एक अस्पताल तो दूर की बात है, वहाँ पर एक दवाखाना या दवाई की दुकान भी नहीं रहती है। ठीक है, भारत में कुल 381 मेडिकल कॉलेज और 301 डेंटल कॉलेज हैं। ठीक है, भारत में कुल कितने मेडिकल कॉलेज है? 381 मेडिकल कॉलेज है। मतलब देखो भारत इतना बड़ा देश है। ठीक है, समझ रहे हो ना आप कितना बड़ा देश है? 130 करोड़ आबादी वाला देश है, तो वहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज है वो बहुत कम है। ठीक है, अगर पूरे देश की तुलना, अगर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन जनसंख्या की बात किया जाए तो सिर्फ 381 मेडिकल कॉलेज है और 301 डेंटल कॉलेज है। डेंटल कॉलेज यानी कि जो जहाँ से डेंटिस्ट को पढ़ाया जाता है, जो दांतों का इलाज करते हैं। ठीक है, ये भी बहुत कम है। केवल 4 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में कुल राज्यों से अधिक मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, तो ये 4 राज्य ऐसे हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनमें बाकी राज्यों से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। ठीक है, तो आज हमने आपका ये टॉपिक देखा स्वास्थ्य। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो कल हम इसका अगला टॉपिक देखेंगे, बेरोजगारी। ठीक है, तो कल जरूर हमारा वीडियो देखिएगा और बाकी की वीडियो भी आप जाके देखिए और हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको अर्थशास्त्र में या किसी भी विषय में कोई भी डाउट आता हो तो आप उसे कमेंट में बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय।